हेलो दोस्तों, आप लोगों को जो इंतजार था वो घड़ी आ गई है, आ चुकी है। और देखिए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का वैकेंसी आ चुका है। हालांकि अभी सीट क्लियर नहीं हुआ है कि किस विषय में कितना सीट है, लेकिन यह बताया जा चुका है कि पीजीटी में लगभग 13,000 सीट आ रहा है। 13,000 सीट आ रहा है, तो यह बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए टीचर बनने का। और एक बात याद रखिएगा कि इस बार कंपटीशन भी बड़ा होगा, एग्जाम भी टफ होगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस एग्जाम को देंगे। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ता गया है, क्योंकि बीएड करने वालों का तादाद भी बिहार में बढ़ने लगा है और बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न का। आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट हिस्ट्री का। आप लोगों का सब्जेक्ट हिस्ट्री का जो सिलेबस है पीजीटी के सभी सिलेबसों के समान है, केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग होने के कारण 80 प्रश्न आपके इतिहास से आएंगे, लेकिन पैटर्न तो सेम ही है। पीजीटी के एग्जाम में देखिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 150 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 150 अंक के होते हैं। और क्वेश्चन जो नंबर है वो भी 150 ही होते हैं। लेकिन इसमें 3 भाग होता है। इसमें 3 भाग होता है। पहला भाग, भाग 1 में भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 30 प्रश्न होते हैं। इसमें कितने प्रश्न होते हैं? 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें 8 इंग्लिश और 22 हिंदी, उर्दू या बंगाली, आप जो भी भाषा लिए हैं वो उससे प्रश्न रहेंगे। हिंदी, उर्दू, बंगाली। ठीक, इससे क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 30 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अगर 30 प्रश्नों का उत्तर आप नहीं देते हैं तो आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। इसका काम केवल यही है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि फिर भाग 2 में क्या है। देखिएगा, भाग 2 में जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या होंगे? जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे। 40 क्वेश्चन। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, जिसमें आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चन, मैथ से पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी और इकोलॉजी से भी इसमें प्रश्न रह सकते हैं। यानी जैसा जीएस का पेपर होता है उसी तरह से इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये क्वालिफाइंग के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको जरूरी है इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। फिर हम बात करेंगे भाग 3 का। भाग 3 का, तो इसमें जो आप सब्जेक्ट चुने हैं, जिस सब्जेक्ट का चुनाव किए हैं, उससे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न, सभी एक एक नंबर के प्रश्न होंगे। तो यहां हम बात करेंगे हिस्ट्री का, क्योंकि हम हिस्ट्री के संबंधित सिलेबस अभी बता रहे हैं। तो हिस्ट्री से इसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये दोनों को मिलाकर 120 अंक पे आपका मेरिट बनेगा। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अगर अंक लाते हैं
तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन देख ही रहे हैं कि अब एग्जाम का पैटर्न और नेचर क्वेश्चन पूछने का बीपीएससी का बदलता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं। ट्री 1 में देखिएगा क्वेश्चन का स्तर अलग था, ट्री 2 में अलग था, ट्री जो 3 था उसमें अलग था, और 4 में भी अलग होगा। अब हम बात करेंगे सिलेबस का, हिस्ट्री के सिलेबस का। तो देखिएगा कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया गया है बीपीएससी द्वारा। कहा गया है कि आप जिसके शिक्षक बनने जा रहे हैं उसी क्लास के विषय को आप अच्छे से जानते हो, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 11 और 12 का जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक है हिस्ट्री का, उसको आपको बहुत अच्छे से जानना होगा। फिर यहीं पे नहीं रुक रहा है, आपको 9th क्लास का भी जानना होगा, 10th क्लास का भी जानना होगा, क्योंकि ये कमीशन ये आपसे आशा करता है कि आप पीछे से पढ़ के आए हैं, तब आप इसमें टीचर बनने जा रहे हैं। तो आपसे 9th 10th 11th 12 एनसीईआरटी में जो जो विषय है उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इन तीनों को आप मिलाते हैं, 9th 10th 11th 12 इन चारों को आप मिलाते हैं, तो लगभग आपको एक विस्तृत सिलेबस मिलेगा इतिहास का, जो पाषाण युग से लेकर आधुनिक इतिहास सब आपको पढ़ना होगा, और साथ ही विश्व इतिहास को भी पढ़ना होगा। अगर हम बात करेंगे कि 11 के एनसीईआरटी में क्या है, तो 11 के एनसीईआरटी में देखिएगा समय के शुरुआत से ही इतिहास देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा लेखन कला, यानी इतिहास कैसे लिखते हैं इसके बारे में उसमें जानकारी दी गई है। फिर शहरी जीवन, खास करके देखिएगा मेसोपोटामिया का शहरी जीवन के बारे में उसमें पढ़ने को मिलेगा। फिर देखिएगा प्राचीन रोमन साम्राज्य को भी पढ़ने को उसमें मिलेगा। इस्लाम का उदय और विस्तार, तो आप जानिए रहे 570 ईस्वी में हजरत मुहम्मद का जन्म अरब में हुआ था, अरब का मक्का शहर में हुआ था, ठीक है। और वहां से लेकर 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ना है, यानी इस्लाम का उदय और उसका विस्तार। अगर 1200 ईस्वी इस्लाम का विस्तार का अगर आप स्टडी करते हैं, तो उसमें मध्यकाल भी भारत का आ जाता है, मध्यकाल भी भारत का आ जाता है। तो अब कुल मिला के अगर हम बात करें, तो आपको लगभग पाषाण काल से लेके स्वतंत्रता तक, भारत के स्वतंत्रता तक इतिहास को पढ़ना है, और साथ ही विश्व इतिहास को भी पढ़ना है। अगर विश्व इतिहास की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता थी, उसके बारे में पढ़ना है। फिर रोमन साम्राज्य, प्राचीन रोमन साम्राज्य जिसका विस्तार तीनों महादेशों में था, उसके बारे में जानना होगा। इस्लाम का उदय अभी तो आपको बताया ही, उसके बारे में जानना होगा। फिर औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड से शुरू हुई थी, उसके बारे में भी आपको जानना होगा। फिर देखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें आपको इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये दोनों के बारे में पढ़ना होगा। तो जब इटली का एकीकरण पढ़िएगा तो उसमें मेजिनी, काउंट काबूर, विक्टर एमुनुअल द्वितीय, इसके बारे में पढ़ना होगा। जब जर्मनी का एकीकरण करिएगा तो पर्सा के जो चांसलर बिस्मार्क था, उसके बारे में पढ़ना होगा। तो विश्व इतिहास से मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि 4 खंडों में इतिहास को अगर बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास,
फिर मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। तो 4 खंडों में बांटिएगा तो 20-20 क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि फ्रांस की क्रांति भी पढ़ना है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति भी देखिएगा पढ़ना है, आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा हिटलर का उदय है, नाजीवाद है जर्मनी में, फिर देखिएगा उपनिवेशवाद है, ये सब विश्व इतिहास में पढ़ना है। और प्राचीन में तो आप जान रहे हैं कि पाषाण काल से लेके सिंधु सभ्यता, बौद्ध जैन धर्म, महाजनपद काल, फिर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और इन दोनों का प्रशासन, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आगे देखिएगा राजपूत काल यानी सामंतवाद का उदय भारत में, राजपूत काल ये पढ़ना है आपको। फिर दक्षिण भारत को भी आपको पढ़ना है। दक्षिण भारत के जो राज्य थे, खास करके चोल, विजयनगर, ये तो कंपलसरी है, आपको पढ़ना जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगर देखिएगा मध्यकाल में तो आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना ही, क्योंकि बार बार सिलेबस में एनसीईआरटी के देखिएगा कि है ही इस्लाम का विस्तार। तो मध्यकाल में आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, सूफी भक्ति पढ़ना है, फिर मुगल काल पढ़ना है पूरा। और फिर आगे जब देखिएगा 12वीं क्लास में, तो 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में आधुनिक भारत लिख दिया है। तो आधुनिक भारत का मतलब क्या हुआ? यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेके स्वतंत्रता तक, ये आपको पढ़ना है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसको आपको पढ़ने के लिए लगभग प्राचीन भारत, मध्यकालीन पूरा और आधुनिक पूरा, साथ ही विश्व इतिहास भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप चाहें तो एनसीईआरटी को यानी 9th, 10th, 11th एंड 12th एनसीईआरटी को अगर पढ़ लेते हैं तो इससे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो ग्रेजुएशन और पीजी स्तर का पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये एग्जाम पीजीटी है। आप एमए क्वालिफाई कर चुके हैं, इसी कारण इसको फॉर्म भरिएगा। तो आपका लेवल जो होगा एग्जाम का वो ग्रेजुएशन और पीजी के स्तर का होगा, यानी इससे कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल ये तो कहा है, लेकिन एनसीईआरटी से ही काम नहीं कर चलेगा। आपको अगर और अच्छे से अगर अध्ययन करना है इतिहास का, तो आप पुरानी वाली एनसीईआरटी 11th-12th का पढ़ सकते हैं। जो प्राचीन इतिहास देखिएगा, प्राचीन इतिहास आर.एस. शर्मा का है। आर.एस. शर्मा का। मध्यकालीन देखिएगा सतीश चंद्र का है। सतीश चंद्र। अगर आधुनिक देखिएगा बिपिन चंद्र का है। बिपिन चंद्र का है। और तीनों इतिहासकार हैं, मात्र लेखक नहीं है। और इनको अगर पढ़िएगा तो लगेगा कि कितनी गहराई है। जितना बार पढ़िएगा कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, ये गारंटी है। तो आप अगर ये तीनों को पढ़ लेते हैं तो इतिहास की एक होल जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर होल जानकारी आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हम लोग आप लोगों को अपने से जो तैयार किया हुआ
मटेरियल है वो उपलब्ध कराएंगे और साथ ही क्लास भी होगा आप लोगों को ऑनलाइन, जिससे बेहतर समझ होगी। क्वेश्चन का नेचर क्या है ये आप जान पाइएगा और कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है ये भी आप जान पाइएगा। अगर बात करें तो हम लोग किस चीज से मटेरियल तैयार किए हैं तो आप देखिएगा प्राचीन भारत में झा सिरमाली, उसके बाद रोमन मौर्य साम्राज्य का पतन रोमिला थापर लिखी हैं उससे, और मध्यकालीन के लिए देखिएगा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो वॉल्यूम है, तो वो है हरिश्चंद्र वर्मा का, इससे आदमी तैयार किया गया है। फिर आधुनिक भारत का देखिएगा तो बीएल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा, इससे मटेरियल तैयार किया हुआ है। और विश्व इतिहास की अगर बात करें तो जैन माथुर, इन बुकों के सहायता से मटेरियल तैयार है, जिससे प्रश्न आते ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विश्वसनीय किताब, बहुत ही विश्वसनीय किताब है। अगर अपने से भी पढ़ना आप चाहें तो ये एनसीईआरटी पढ़िए और साथ ही पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़िए, और विश्व इतिहास के लिए आप चाहें तो जैन और माथुर पढ़ सकते हैं, या जो कोई अच्छी किस्सा की बुक हो हिस्ट्री का उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिएगा कि विश्व इतिहास भी बहुत विस्तृत है, और इसमें जब कहा है कि एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक है उसको आपको पढ़ना है, तो अगर एनसीईआरटी का आप अध्ययन करिएगा तो लगभग विश्व इतिहास का सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक को उसमें दिया गया, क्योंकि आपको 9th से लेके 12th तक के जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है विश्व इतिहास से उसको आपको पढ़ना होगा। देखने में तो लग रहा है कि इतिहास है, और बिहार में तो सभी लड़के इतिहास जानते हैं, शुरू से इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछेगा डायरेक्ट फैक्ट पूछे कोई जरूरी नहीं, इसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे रहेंगे और रहते भी हैं, जिसके लिए इतिहास की समझ जरूरी है। इतिहास की समझ जरूरी है। वैसे भी आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और एक शिक्षक के लिए अपने विषय की समझ बहुत जरूरी होती है। और जब इन तीनों एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो एक होल समझ डेवलप होगा। अब जब होल समझ डेवलप हो जाएगा तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कंसेप्ट से ही सही कर लीजिएगा। कंसेप्ट का विकास कैसे होता है, तो या तो आप खूब स्टडी कीजिए या किसी के निर्देशन में कार्य करिए। अगर हम लोगों से आप जुड़ते हैं तो देखिएगा श्योर सक्सेस टीम आपके लिए बहुत अच्छा एक मटेरियल का सेट तैयार किया है जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही क्लास भी होगा जिससे आपको जुड़ के लाभ मिलेगा, और फीस भी कम रहेंगे। पटना के सभी जो कोचिंग है उनसे तो कम रहेंगे। तो इसीलिए आप ये सिलेबस जान गए। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसका प्रश्न कैसे रहेंगे, और कुछ प्रश्न ठीक है भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो आप सोचिए कि जितना आसान लग रहा है हिस्ट्री उतना है नहीं, क्योंकि हम खुद बीपीएससी एग्जाम को बहुत बार दिए हैं, तो हम समझ रहे हैं कि जब हम लोग देते थे और आज क्वेश्चन का नेचर बहुत बदल चुका है, और बीपीएससी लगातार एग्जाम को टफ करते जा रहा है। अगर पहले के बीपीएससी के एग्जाम देखा जाए तो डायरेक्ट फैक्ट पूछता था, और आज का अगर इसका क्वेश्चन देखा जाए तो लगेगा कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी रहेंगे आपको, लेकिन 50 से 60% फैक्चुअल रहेंगे और लगभग 40 से 50% कंसेप्चुअल रहेंगे। तो अगर आप अच्छे से इतिहास पढ़ते हैं, समझ डेवलप करते हैं, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका सही हो जाएगा, और फैक्ट के लिए थोड़ा सा आपको
मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अभी थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, लेकिन आप तैयारी में अभी से ही लग जाइए, क्योंकि देर नहीं कीजिए। देर करिएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए आजे जगिए, आज से उठिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि फिर आगे बार बार बिहार में टीचर की वैकेंसी आए ये कोई जरूरी नहीं है। और इस बार सीट भी देखिएगा अच्छे खासे आ रहे हैं। पीजीटी में 13,000, टोटल अगर बात करें तो लगभग 46,000 सीट आने वाला है। ठीक है, तो आज हम इतना ही बात करेंगे। फिर दूसरे दिन इतिहास सब्जेक्ट के कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे कि एक प्रश्न को कैसे भी पूछ सकता है बीपीएससी, यह भी बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।